दोस्तों, एलिवेन की बातचीत में आपका स्वागत है। मानव इतिहास में पहली बार भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गज़ा के भूखे-प्यासे बच्चे जब खाने की लाइन में खड़े होते हैं, तो उनको रोटी के बजाय गोली से जो है वो भून दिया जाता है। ऐसे में अचानक फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर दी। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे चलकर इस पर हम जो है वो प्रोफ़ेसर आफ़ताब कमाल पाशा साहब से बात करेंगे। लेकिन एक प्रभाव तो ये देखने में अभी आया है कि जो सहायता बंद कर दी गई थी, उसको जो है वो खोला जा रहा है, इसकी खबरें आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि फ्रांस ने अचानक फ़िलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला क्यों किया? जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है फ्रांस का। लेकिन कुछ अरसे से ये खबर आ रही थी कि फ्रांस सोच रहा है फ़लस्तीन को मान्यता देने की और उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था मैक्रोन कि बहुत ज़रूरी कदम है और फ्रांस इसके ऊपर गंभीरता से सोच रहा है और जल्दी ही निर्णय लेगा बोल के। तो जो भी उन्होंने ऐलान किया कि अगले जनरल असेंबली के अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में जनरल असेंबली में वो ऐलान करेंगे कि बाकायदा तौर पर फ्रांस जो है परमानेंट मेंबर जो वीटो बिल्डिंग है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो पहला मेंबर वेस्टर्न कंट्रीज से होगा। चीन और रूस तो ऑलरेडी मेंबर हैं, वो मान्यता दिए हैं। लेकिन वेस्टर्न कैंप में जो अभी तक मान्यता दिए नहीं थे फ़लस्तीन को, ये फ्रांस और जी7 में भी पहला देश होगा जो कि बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। और जैसे कि आप जानते हैं फ्रांस के लोग पहले से ही जो है कुछ अलग पॉलिसी नीति सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फ़लस्तीनियों के हक में हो या अरब-इसराइली जंग में हो या इज़राइल के मामले में हो। हालाँकि फ्रांस पहला देश और वाहिद देश था जिसने एटॉमिक रिएक्टर इज़राइल को दिया 60s में जिसके तहत हालाँकि इज़राइल डिक्लेयर नहीं करता लेकिन उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो फ्रांस और हथियार भी मिराज जेट्स वगैरह सब देता था इज़राइल को। लेकिन कुछ अरसे से देखने में आ रहा है कि उसकी हमदर्दी जो है फ़लस्तीनियों के हक में बढ़ती जा रही है और वहाँ जनता और अवाम ज़्यादातर फ़लस्तीनियों को इतनी बुरी तरीके से जो नरसंहार हो रहा है पिछले तकरीबन 2 साल से, उनकी जो ज़मीर हिल गई है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है दुनिया में 21वीं सदी में बोल के काफ़ी परेशान हैं। हालाँकि वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में यूरोप में सबसे बड़ी तादाद में यहूदी रहते हैं, उनका प्रेशर इमानुएल मैक्रोन और उनकी पार्टी पे भी काफ़ी गहरा है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद जो है पूरी दुनिया से, ख़ास तौर पे शुमाली अफ्रीका से वहाँ भी रहते हैं। उनका भी वोट हासिल करना मैक्रोन की पार्टी को बहुत ज़रूरी है। हालाँकि उनका ये आखिरी काम तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है डोमेस्टिक रीज़न से, रीजनल रीज़न से और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से भी, जिसके बारे में हम तफ़सील से दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे। जी। डॉक्टर साहब ये जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है, ये घटनाक्रम चल रहा है, इसमें सऊदी अरब की भूमिका की काफ़ी चर्चा हो रही है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सऊदी अरब बहुत जल्द अमेरिका इज़राइल के साथ स्थापित करेगा रिलेशंस और अमेरिका भी इसमें प्रयास कर रहा है बल्कि काफ़ी अरसे से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही ये प्रयास चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इज़राइल का रवैया है फ़लस्तीनियों के खिलाफ, तो वो सऊदी अवाम और पूरे अरब दुनिया में, मुसलमान दुनिया में, पूरी दुनिया में रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इतने बुरी तरीके से फ़लस्तीनियों पे हमला कर रहे हैं, पानी से तड़पा रहे हैं, खाने से तड़पा रहे हैं, दवाइयों से तड़पा रहे हैं और हर दिन जो भी बच्चे भूख से तड़प के लाइनों में खड़े रहते हैं, फूड खाना हासिल करने के लिए, उनको भी अंधाधुंध गोलियाँ चला के कत्ल कर दिया जाता है अपने माँ-बाप के सामने, जो कि उम्मीद से भेजते हैं उनको खाना लेके आने के लिए तड़पते हुए बच्चों को, माँ को, बुजुर्गों को वगैरह। तो ये सब जो है सभी का ज़मीर हिला देता है, इतने शर्मनाक तरीके से फ़लस्तीनियों को ट्रीट कर रहा है इज़राइल। तो इज़राइल के खिलाफ सऊदी अरब की अवाम उनका प्रेशर मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस जिसको कहते हैं,
उन पर भी काफ़ी दबाव है कि आप पहले सीज़फायर कराइए और टू स्टेट सॉल्यूशन का भी प्रयास जारी रखिए और वो कोऑर्डिनेट धीरे-धीरे रूस के साथ, चीन के साथ दूसरे देशों के साथ सऊदी अरब कर रहा है ताकि उसका इमेज जहाँ मुक़द्दस जगह मक्का मदीना लोकेटेड है, इस्लामिक आईसीबी लोकेटेड है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है और अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर मानते हैं। तो अपना असर और रसूख बरकरार रखने के लिए जो है फ्रांस से कोऑर्डिनेट करके ये बहुत बड़ा मैसेज दिए हैं सिर्फ उनके बाशिंदों के लिए नहीं पूरी इस्लामिक दुनिया और दुनिया के लिए भी कि हम जो है फ़लस्तीनियों के हक में हैं और दूसरे देशों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो अरब लीग के मैंडेट के ज़रिए कर रहे हैं जिसने कहा कि हर मुमकिन कोशिश अरबों को भी करना चाहिए बाहर जाके दूसरे देशों पर दबाव डाल के अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके फ़लस्तीन के हक में बोलना चाहिए और रिकॉग्निशन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसी सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने भी कोऑर्डिनेट करके फ्रांस से अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके उसमें सपोर्ट किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि सबसे मालदार देश, ताकतवर देश जिसको कहते हैं मॉरली सऊदी अरब ने ये प्रयास किया और इसका जो है असर इज़राइल पर भी होता है क्योंकि अगर इज़राइल ये ठुकराता है तो सऊदी अरेबिया और इज़राइल के साथ नॉर्मलाइज़ेशन होना मुश्किल हो जाएगा कि आप हमारी भी बात नहीं माने और फ्रांस के साथ हम जो प्रयास कर रहे हैं उसको भी ठुकरा रहे हैं बोल के। तो इससे जो है उर्दून और इमारात को भी अलाउ किया है इज़राइल के ह्यूमैनिटेरियन एड वीज़ा, मेडिसिन हवाई जहाज़ से ड्रॉप कर सकते हैं बोल के। और दूसरे देश भी मिलके दबाव डालते हैं दोनों के बीच जो ये अलायंस है, कोऑपरेशन है, बहुत अच्छा है और इट विल हैव ए बहुत अच्छा असर होगा इज़राइल पे भी आगे चल के। जी। डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि इस फैसले ने इसराइल को और उसी के साथ यूएसए को भी बहुत बेचैन कर दिया है। इसराइल ने तो ये कह दिया कि ये जो है वो हमको तबाह बर्बाद करने का, नीस्त-ओ-नाबूद करने का बल्कि जो है वो लॉन्चिंग पैड बनेगा और ईरान को जो है वहाँ पर टेररिज़्म के लिए मौका मिल जाएगा और यूएस के जो खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो है वो ये उसको रिजेक्ट किया और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो गैर ज़िम्मेदारी का मामला है। तो आखिर इन दोनों को इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों है? जबकि दुनिया का हर देश ने इवन ब्रिटेन और जर्मनी वग़ैरह किसी ने उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। हर कोई जो है वो इसको एप्रिशिएट करता है या खामोश है या समय माँग रहा है। लेकिन ये दोनों जो है वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। इसका क्या कारण? जी हालाँकि अमेरिका अपनी नीति अलग से बनाना चाहता है लेकिन इज़राइल का और यहूदी लॉबी का इतना इन्फ्लुएंस है, इतना दबदबा है व्हाइट हाउस पे, इस एडमिनिस्ट्रेशन पे ख़ास तौर पे कि जो भी इज़राइल चाहता है वो ट्रम्प करने के लिए तैयार हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो वो भी करने के लिए तैयार है। तो इज़राइल और अमेरिका में इस निर्णय को फ्रांस के जो है एक ही नज़र से देखते हैं दोनों और खंडन ने किया है कि मैंने ट्रम्प के इंटरव्यू का सुना फर्स्ट हैंड। उन्होंने कहा कि ये फ्रांस का निर्णय है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई वज़न नहीं है। इससे कुछ ग्राउंड रियलिटी बदलने वाली नहीं है बोल के उन्होंने ठुकरा दिया। इज़राइल भी ने कहा कि ये आतंक को रिवार्ड दे रहे हैं और जो भी सपोर्ट करते हैं हमास को इज़राइल के खिलाफ उनको भी ये रिवार्ड की तरह दे रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड था दोनों का अमेरिका और इज़राइल का खंडन करना है फ्रांस के डिसीजन को। लेकिन फ्रांस इनके खंडन से डरने वाला नहीं है और पीछे हटने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये अलग-थलग ही रहेंगे अमेरिका और इज़राइल इस पे क्योंकि अमेरिका बार-बार वीटो करता रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। जभी भी देश परमानेंट परमानेंट मेंबर्स हो या नॉन परमानेंट मेंबर्स या जनरल असेंबली में होते हैं, तो ये वीटो करते हैं और रिजेक्ट करवाते हैं, मोबिलाइज़ करते हैं। हालाँकि जनरल असेंबली ने कई बार सपोर्ट किया है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में गाज़ा की जब से ये जंग हुई, कम से कम 3 बार अल्जीरिया और दूसरे देश फ़लस्तीन के हक में स्थापित करने में प्रपोज़ल लाए थे, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया, जिससे वो वाहिद देश था जो इज़राइल को सपोर्ट करता आ रहा है। और जनरल असेंबली में 1-2 छोटे मुल्क छोड़ के अमेरिका या वाहिद देश अलग-थलग रहता है। तो इसकी नीतियों पे सबको पता चल गया कि ये यहूदी जो है कंट्रोल करते हैं अमेरिका की इज़राइल पॉलिसी पे या दूसरी पॉलिसियों पे।
तो हमें कुछ परेशान होने की बात नहीं है, ये सभी दुनिया को पता है। और अमेरिका किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, इज़राइल का क्या इरादा है, क्यों ये बेंजामिन नेतन्याहू दूसरे स्टेट को मान्यता देने से या बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं बोलते। सभी को पता है इनकी जारी की पॉलिसी और फिलिस्तीनी जो भी कर रहे हैं गाजा, ईस्ट यरूशलेम, वेस्ट बैंक और पूरी दुनिया में जहाँ भी फलस्तीनी आवाज उठाते हैं तो इसराइल जो है अपना असर और उसको यूज करके अमेरिका में ही नहीं पूरी दुनिया में कुचलना चाहते हैं ऐसे लोगों को, ऐसी आवाज को। भारत में भी यही हम देखते आ रहे हैं, जो गठबंधन मोदी और नेतन्याहू के बीच में है, तो यहाँ भी मुजाहरे होने नहीं देते हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया में भी ऐसे ही कराते हैं, ब्रिटेन में भी, फ्रांस में भी, दूसरे यूरोपियन देशों में। तो अमेरिका पूरी तरह अलग थलग हो गया, आइसोलेट हो गया है और खंडन करते हैं सभी जगह, चाहे ब्रिक्स में हो, शंघाई कोऑपरेशन में हो, नाम में हो, या इसको भी यूरोपीय देश भी खंडन करते हैं। हर एक फोरम में जो है अमेरिका और इजराइल खंडन करते हैं कि आप हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं फलस्तीनी देश में और जिस तरीके से यहूदी बस्तियां बस बढ़ा रहे हैं वेस्ट बैंक, आप नाव गाजा में भी करना चाहते हैं, तो फलस्तीनी देश बनने के लिए काफी रुकावटें हो रही हैं और आगे चल के और मुश्किल बड़े होंगे। और ट्रम्प ने जो यहूदी कैपिटल को जेरूसलम भी ट्रांसफर कर दिया, गोलन हाइट्स को भी रिकग्निशन दिया, लीगल रिकग्निशन। तो इस तरह से जो है अमेरिका हर मुमकिन रुकावटें इस टू स्टेट सोल्यूशन में कर रहा है। हालांकि ऑफिशियली वो सपोर्ट करता है, लेकिन रियलिटी में जो है वो इजराइल के हक में आइसोलेट होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, यूरोप में फ्रांस के अलावा ब्रिटेन जो है वो बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है और ब्रिटेन के 220 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने साइन करके अपने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर दिया है और उसमें बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही है कि इसको जो है वो फिलिस्तीन की जो रियासत है, फिलिस्तीन की जो हुकूमत है, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कुछ डेवलपमेंट ब्रिटेन में हो रहे हैं और जिस तरह की डिमांड खुद लेबर पार्टी के एमपीज़ भी हैं उनमें जिन लोगों ने साइन किया है। तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट या दबाव पीएम पे पड़ेगा सैमर पे और वो भी इस तरफ अब आगे बढ़ेंगे या ये कि वो किसी वजह से किसी और फ़ायदे की वजह से जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेंगे या रुके रहेंगे या क्या आप सोचते जी, पहली बात तो ये वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म जो यहूदी हैं और उनके सपोर्ट में यहूदी लॉबी काफ़ी मदद की उनको वज़ीर-ए-आज़म वहाँ बनने में। और दूसरी बात ये है कि उनको ख़ास तौर पे इस ओहदे पे लाया गया था क्योंकि जो पहले लीडर थे जेरेमी कॉर्बिन, वो फ़लस्तीन के हक में थे और यहूदियों को पता था कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो फ़लस्तीन की मान्यता देते हैं। तो ये जानबूझकर साजिश करके उनको हटाया गया था और इनको लाया गया था। तो ये भी ट्रंप की तरह यहूदियों की बात कर रहे हैं। हालाँकि उनकी पार्टी में ही काफ़ी असंतुष्ट एमपीज़ हैं और बड़ी तादाद में पार्लियामेंट में डिमांड किया जा रहा है, इक़रार किया जा रहा है कि फ़लस्तीनी देश को फ्रांस की तरह भी ये मान्यता दे। देखिए, सबसे अहम बात ये हुई है पार्लियामेंट में कि वहाँ की डिफेंस अफेयर्स कमिटी ने ये रिकमेंडेशन किया है कि फ़लस्तीन को मान्यता देना होगा, जो भी इज़राइल कर रहा है, वो गलत है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। वो ह्यूमैनिटेरियन एड को सप्लाई नहीं कर रहा है और इतिहाद को भी नज़रसानी करना होगा बोल के ये पहली बार हुआ है तारीख में पार्लियामेंट की कि रूलिंग पार्टी की ही एक डिफेंस अफेयर्स कमेटी जो कि बहुत ताकतवर है, उन्होंने रिकमेंडेशन किया, सलाह दिया वज़ीर-ए-आज़म को कि आपकी पॉलिसी में बदलाव लाना होगा और चूँकि बरतानिया का बहुत ऐतिहासिक रोल रहा है, बाल्फोर डिक्लेरेशन से लेके स्थापित किया गया 48 में। तो मैंडेट की पावर के ज़रिए जो है हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं यहूदी स्टेट बनाने के लिए। तो चूँकि ये डिस्टेबलाइजिंग फ़ोर्स हो गया है, हालाँकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बरतानिया का काफ़ी मदद मिली इसराइल की तरफ से। लेकिन अब जो है वहाँ की जनता हर दिन डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के पास और पार्लियामेंट के सामने और पता नहीं हर शहर में। और यहाँ तक कि स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा ट्रम्प से और दूसरे लीडरों से कि जो भी पॉलिसी कर कर रहे हैं बरतानिया की गवर्नमेंट पॉलिसी इज़राइल को सपोर्ट करने में उसमें बदलाव लाना होगा, फ़लस्तीन को मदद करना होगा बोल के। तो जो अंदरूनी जो है स्कॉटलैंड में आपको पता है और रेफरेंडम हुआ था वो अलग होना चाहता है यूनाइटेड किंगडम से। तो जो भी वहाँ के फर्स्ट मिनिस्टर बोलते हैं काफ़ी
माने रखते हैं उनके। तो इस लिहाज से जो है पार्लियामेंट में भी और दूसरे इलाकों में भी और बरतानिया के इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं, वो भी जैसा फ्रांस है और दूसरे देश हैं, स्पेन है, आयरलैंड है और नॉर्वे है और कई देश यूरोप के भी मान्यता दिए हैं फ़लस्तीन को। और मेन रीज़न बरतानिया क्यों नहीं कर सकता बोले तो अमेरिका का प्रेशर, सऊदी लॉबी का। ये 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके तहत स्टैमर जो है खुद वो नहीं चाहते और दूसरी बात है कि अमेरिका का दबाव है, मान्यता मत दीजिए, हम प्रयास कर रहे हैं बोल के आश्वासन देते हैं। और इज़राइल का भी दबाव है यहूदी लॉबी के ज़रिए, जो कि काफ़ी मालदार है, ताकतवर है, बरतानिया पुरानी है। तो इन सब वजूहात से जो है स्टैमर अब उनके हाथ बाँधे हुए हैं। वो ये इतना बड़ा कदम लेना नहीं चाहते, लेकिन आगे चलकर जो है अगर ये नहीं करेंगे, तो उनको भी हटा दिया जाएगा और जो पब्लिक ओपिनियन है, हर दिन डिमांड हो रहा है सड़कों पे, पार्लियामेंट में, हर एक मीटिंग में और सख्ती से टेररिज्म के लॉ के अंदर कई लोगों को मुजाहिर जो करते हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाता है, मारा-पीटा जाता है सड़कों पे। तो इससे काफ़ी पब्लिक ओपिनियन स्टैमर के खिलाफ हो गए कि आप ट्रम्प की तरह आप पिट्ठू हो गए हैं यहूदी के और इज़राइल के, नेतन्याहू के। और यहाँ बुला के उनको अरेस्ट करके आईसीसी को हैंडओवर करना है बोल के भी डिमांड आ रहा है। तो इन सब वजूहात से जो है काफ़ी तनाव है अमेरिका इसमें, बरतानिया में। और आगे चल के देखिए, हो सकता है वो भी मान्यता दे दे कुछ अरसे के बाद, क्योंकि मोमेंटम बिल्ड हो रहा है G7 में और यूरोपियन यूनियन में और डोमेस्टिक प्रेशर, रीजनल प्रेशर, ग्लोबल प्रेशर। लेकिन अमेरिका और इज़राइल का प्रेशर भी उनको मानना पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया, तो इसकी वजह से जर्मनी में भी जो है उनके चांसलर ने इस पर बातचीत की और इवन इटली के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि इसको फौरन रिज़ॉल्व होना चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए और उसके बाद मदद पहुँचनी चाहिए। वो लोग थोड़ा-सा रिकॉग्निशन में हेजिटेशन है। कनाडा ने भी ये बात कही कि ये जो है वो बहुत हो चुका, अब इसको हम देख नहीं सकते, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जो है वो उनके तो बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कह दी। तो अगर G7 में की कंट्रीज़ में जापान पता नहीं कहाँ खड़ा है, आप बता सकते हैं कि अगर G7 में 6 कंट्रीज़ पैलेस्टाइन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या आगे चल के रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। तो जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा, वो कैसा होगा आपके ख्याल में? जी, ये पॉलिटिकल सिचुएशन तो ज़ाहिर है बदलेगा, लेकिन अभी कनाडा और जर्मनी और इटाली या ब्रिटेन या जापान मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ समय लगेगा। और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये इज़राइल में नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी और कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो कि जंग बंदी के प्रयास में अमेरिका की मदद करेगा, जंग खत्म होगी और अमन बहाल करने में पूरी दुनिया की कोशिश, इसीलिए वो आगे पीछे हो रहे हैं, फ्रांस की तरह नहीं है, आगे नहीं। तो इससे काफ़ी कुछ बदल सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता जापान या कनाडा या इटाली, इटाली के ऊपर प्रेशर है, वहाँ भी लेफ्ट विंग ग्रुप, सोशलिस्ट ग्रुप्स काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि जो भी इज़राइल कर रहा है, वो बहुत गलत है। वेटिकन ने भी काफ़ी खंडन किया है इस जेनोसाइड के बारे में। और देखिए वहाँ क्या हो रहा है यूरोप में कि राइट विंग ग्रुप्स भी जो है काफ़ी मजबूत हुए हैं। जैसा फ्रांस में यहूदियों के अलावा राइट विंग ग्रुप भी प्रेशर डालता है कि कर रहा है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो बर्तानिया में भी यही कहा, हालाँकि कम है फ्रांस से। लेकिन इटाली में राइट विंग गवर्नमेंट है वो, तो प्राइम मिनिस्टर तो इज़राइल के हक में है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर कुछ आवाज़ उठा रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक में। तो ये अंदरूनी टकराव जो है सभी यूरोपीय देश में हो रहा है। दोनों जो भी फैसला किए हैं, जैसे नॉर्वे, आयरलैंड या स्पेन, तो वहाँ क्लियर मेजॉरिटी है और बहुत अच्छे से फ़लस्तीनियों के हक में उन्होंने फैसले लिए हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है, रियलिटी को एक्सेप्ट करके। यहाँ पे ये राइट विंग फोर्स और यहूदी लॉबी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए।
तो मुझे नहीं लगता कि 7 में से 6 देश इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। अमेरिका का प्रेशर भी काफ़ी है, उनका असर तो काफ़ी ज़्यादा है जर्मनी के ऊपर। जर्मनी कर सकता है, लेकिन शायद वो सबसे आखिर होगा, क्योंकि उनका ऑब्लिगेशन इसको इज़राइल को इतना गहरा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो भी यूरोपियन के खिलाफ उन्होंने हॉलोकॉस्ट किया, कॉम्पेंसेशन किया वगैरह-वगैरह। तो अभी मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में ये 6 देश या 5 देश इज़राइल के खिलाफ कोई कदम उठाएँगे फ़लस्तीनियों के हक़। जी। डॉक्टर साहब ज़रा-सा जापान के बारे में बताएँ, वहाँ तो ना यहूदी रहते हैं, ना यहूदी लॉबी है और जापान खुद भी जो है वो नागासाकी और हिरोशिमा की वजह से विक्टिम रहा है वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आखिर वो फ़िलिस्तीन को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज़ करता? वो फ़िलिस्तीन को क्यों नहीं सपोर्ट करता? वो क्यों जो है वो इस्राइल के मतलब नहीं सपोर्ट करना इनडायरेक्टली इस्राइल को सपोर्ट करना ही है। तो उसकी क्या कारण है? जी, आपको मैं याद दिला दूँ आपके व्यूअर्स को भी कि जब 1973 की अक्टूबर वॉर हुई, इज़राइल को जब मिस्र ने और सीरिया ने हमला किया था, तब ऑयल एज़ अ वेपन सऊदी अरब से लेके दूसरे अरब देश यूज़ कर रहे थे। तो जापान जो कि 90% से ज़्यादा तेल वहाँ से खाड़ी के देशों से इम्पोर्ट करता था, उसको बहुत बुरा असर हुआ, प्राइस भी बढ़ गया। तो इमीडिएटली उसने पीएलओ को रिकॉग्नाइज़ किया 73 में। वेस्टर्न ब्लॉक में से पहला देश था वो, उसने मान्यता दिया। तो दूसरी बात ये है कि दूसरी आलमी जंग के बाद जो है, अमेरिका का ये एक तरह से जापान कॉलोनी है अमेरिका की, क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिका के लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन है, जापानियों को लिखा नहीं हुआ है। उनकी वॉइस नहीं है, अमेरिका का प्रेशर डाल के उनको फोर्स किया गया था एक्सेप्ट करना और डिमिलिटाराइज़ेशन करना और डिसआर्मामेंट करना और आपको ऑफेंसिव मिलिट्री नहीं रखने देंगे बोल के। तो जो भी कदम उठाते हैं जापान इंडिपेंडेंट, उसको अमेरिका कुचल देता है और ट्रीटी के ज़रिए धमकी देता है कि हमारी फ़ौज है, जो भी गवर्नमेंट है उनको मैनिपुलेट करके हटा देते हैं। तो जापान जो है इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, अपनी सॉवरेनिटी को बताना चाहता है, अपना वॉइस को पूरी दुनिया में बताना चाहता है। हालाँकि बहुत इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, लेकिन पॉलिटिकली जो है वो डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर और अमेरिका सिक्योरिटी कवर देता है और पूरा दिफ़ा जो है अमेरिका के हाथ में है, चाहे वो चीन के थ्रेट से हो या दूसरे नॉर्थ कोरिया के थ्रेट से हो। तो अमेरिका के ऊपर उनका निर्भर ना डिपेंडेंस है निर्भर। तो वो कोई भी कदम उठाना नहीं चाहते हैं और मेरे ख्याल से जर्मनी के बाद ही होंगे, अगर कुछ प्रयास करते हैं G7 अभी भी। लेकिन सभी लोग जो है इटाली और ब्रिटेन की तरफ देखेंगे, कनाडा की तरफ देखेंगे, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद शायद जापान। जी। डॉक्टर साहब आखिरी प्रश्न ये है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, यानी पहले तो जंग की गई और फिर हवाई हमले किए गए, उसके बाद ज़मीनी फ़ौज भेजी गई, उसके बाद वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया और बफर ज़ोन बनाने की बात है और ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकने का सिलसिला है। तो अब क्या देख रहे हैं, ये चीज़ कहाँ जा रही है, कहाँ जाके रुकेगी? देखिए पहला कारण तो इज़राइल के अंदर जो है हुकूमत बचाने के लिए ये जंग जारी रखे हैं नेतन्याहू, बेन गवीर और स्मोट्रिच के दबाव में आके। किसी भी हाल में वो सीज़फायर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, अगर करते हैं तो उनकी हुकूमत गिर जाती है और उनके करप्शन केसेस में जो है एतमाद कुली से मैं कह सकता हूँ कि वो जेल जाएँगे। वो जेल नहीं जाना चाहते और वो साबित करके बताना चाहते हैं कि उन्होंने सुरक्षा प्रोवाइड किया, हमास को खदेड़ के, हिज़्बुल्लाह को खदेड़ के, हुतियों को मार के, ईरान को मार के, सीरिया में तख्ता पलट के और सुरक्षित बनाए इज़राइल को बोल के। लेकिन असलियत कुछ और है। हमास को उन्होंने कुछ ख़ास गधेड़ा नहीं, अभी भी उनके सिपाही इज़राइली यहूदियों के सिपाही मारे जाते हैं हर दिन या तो ज़ख्मी होते हैं। तो हिज़्बुल्लाह ने भी अपने हथियार सौंपा नहीं वहाँ की हुकूमत को। होती अभी भी मिसाइल दागते रहते हैं टेल अवीव पे, एयरपोर्ट पे, बेन गुरियन एयरपोर्ट से और दूसरे अश्कलोन, हैफा अ, और दूसरे अशडोद पे भी। तो सीरिया में भी तनाव है। सीरिया ने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि नॉर्मलाइज़ेशन हम पीस ट्रीटी साइन नहीं करेंगे जब तक आप सब कब्ज़ा जो कर रहे हैं, खेल में
सुवेदा में रूस को सपोर्ट करके हथियार देके और तनाव बढ़ गया है और कशीदगी पैदा हो गई है इजराइल और सीरिया के बीच में। तो ईरान भी जो है अपना रवैया बदला नहीं इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बाद। तो कुल मिला के ये हुआ कि इजराइल जो चाहता था सिर्फ बयानबाजी हो रही है और अपने आप को थपथपा कर रहे हैं। कोई असलियत उनको असल में उनका स्ट्रेटेजिक प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा ये है कि वो इजराइल ये समझता था कि ये सब करने से जो है सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स में ज्वाइन होके दूसरे देश भी इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करेंगे, जैसे अल्जीरिया है, सूडान, ट्यूनीशिया है या ओमान है वगैरह। तो वो भी नामुमकिन हो गया है। और तीसरी बात है कि पूरी दुनिया से इतना प्रेशर बढ़ रहा है, इजराइल के ऊपर नरसंहार कर रहा है। पूरे दिन हर एक इंटरनेशनल फोरम में इजराइल का खंडन करते हैं और इजराइल की डिप्लोमेसी को इतना बड़ा धक्का पहुंचा है कि जो भी वो खर्च करता है पब्लिक रिलेशंस में उसको कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। तो इस लिहाज से जो है ह्यूमैनिटेरियन को जो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन पे सभी सेंटर्स को बंद करके 3 जो खोले थे उनको अक्सर बंद करना पड़ता है क्योंकि पूरी दुनिया खंडन कर रही है और यूनाइटेड नेशन रिलीफ UNRWA को दोबारा से रिलीफ देने का आइडिया उभर के आ रहा है, जो कि इन्होंने जबरदस्ती करके रिकग्नाइज बंद कर दिया था, उनके दफ्तर बंद कर दिए थे और पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास किए थे। तो जिस तरीके से वहाँ लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं और हॉस्पिटल को बमबारी करके तबाह किया जाता है, स्कूलों को और यूएन शेल्टर्स को, और जानबूझ के जो है वो ग्रुप्स बना के हथियार दे के खाना जंगी फैलाना चाहते हैं और जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड जाता है उसको लूट के बाजार में बेचते हैं जहाँ 10 गुना महंगा होता है और फलस्तीन के पास पैसे नहीं है और खरीद नहीं सकते और लाचारी बेबसी से मारे जा रहे हैं और मर रहे हैं मालन्यूट्रिशन से बच्चे से। और माएँ जो है अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती क्योंकि वो इतने कमजोर हैं, एक वक्त की रोटी भी उनको हासिल नहीं हो रही, पानी भी गंदा पानी पीते हैं, साफ पानी नहीं मिलता और इलाज के लिए बच्चों को भेजते हैं, उनको जख्मी करके भेजते हैं और उनको इलाज नहीं हो रहा है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पाँव टूटता है, किसी के आँख चले जाते हैं। इतनी गंभीर तरीके से उनको जख्मी किया जाता है, उनका इलाज करने के लिए अभी एनेस्थीसिया नहीं है, कॉटन नहीं है, मेडिसिन नहीं है। ऑपरेशन और सर्जरी तो बहुत दूर की बात है। पूरी दुनिया से वहाँ डॉक्टर्स हैं, वो भी धीरे-धीरे ओपनली बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है हमें बर्दाश्त के लिहाज से जो है नहीं कर सकते हैं ये और जल्द से जल्द इजराइल पे दबाव डाल के सैंक्शंस तक की बात हो रही पूरी दुनिया में कि अगर इजराइल नहीं मानता है तो सैंक्शंस डालना बहुत जरूरी है, तभी इजराइल मानेगा। और अमेरिका के ऊपर भी दबाव है, सभी हुकूमतें जो है प्रेशर डालते हैं, बोलते हैं, और जैसा फ्रांस ने अभी शुरू किया है, चीन ने भी, और इसी तरह वो जॉर्डन को और मुत्तहदा अरब इमारात को एयर ड्रॉप करने के लिए नाराजी हुआ। जी। हाँ, तो दोस्तों आपने सुना कि फ़िलिस्तीन की सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब है और सारी दुनिया इससे चिंतित है। हम सब जो है वो उनके लिए दुआ करते हैं और दुनिया में हालात बदल भी रहे हैं। फ्रांस ने एक अच्छा कदम उठाया आगे बढ़ के, ये फ़ैसला किया कि उसको मंज़ूर करेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसका प्रभाव जो है वो दूसरे ताकतवर देशों पे भी पड़ेगा और इसराइल की और अमेरिका की जो गुंडागर्दी है, जिसकी वज़ह से वो लोग अपने ज़ुल्म को जो है वो जारी रखे हुए हैं, उस पर लगाम लगेगी और ये सिलसिला रुकेगा। प्रोफ़ेसर साहब आपने समय निकाला और बहुत डिटेल में ये सिचुएशन के बारे में बताया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आइंदा भी आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।